Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to revise our Unit 9 Legal Aspects of Business, under which we have to study contracts of indemnity, guarantee, contracts of bailment and pledge, contract of agency. ठीक है, हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में रिवाइज करने जा रहे हैं और सारे के सारे पॉइंट्स जो भी इस पॉइंट में आते हैं वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। नाउ लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लिख लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, ओके। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना। और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1972 में गिवन है। ठीक है, अब मैं बार बार ये चीज मेंशन नहीं करूंगी, इसलिए पहले ही लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ये इसमें मेंशन्ड है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party, एक party, by which one party promises to save the other, from loss caused to him by the conduct of promisor himself, by the conduct of promisor himself। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of other person, या फिर इसमें क्या हो सकता है, और by the conduct of other person। ठीक है, अब मैं ये क्या इसलिए लिख रही हूँ और मैं इसलिए पीपीटी की स्लाइड्स नहीं लेके आई हूँ कि ये ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, आपको मैं डायरेक्ट कोई चीज समझा सकती हूँ। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के अंदर, इसको समझने के लिए वापस से, कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू इंडेमनीफाई, उसने इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट किया है टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विद सी, कि अगर बी जो है सी के साथ कोई भी प्रोसीडिंग्स करता है तो उसके बिहाफ पे, सी के बिहाफ पे वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत हुई, सपोज करो कि सी को बी को 200 रुपीज देने थे, अगर वो नहीं दे पाया तो वही ए देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं एक तरीके से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जैसे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योर्ड होता है इसके अंदर। ओके, अब हमें और क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये हमें सब पता होना चाहिए इसके अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, इसके अंदर टू पार्टीज होती है। पार्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट यूजीसी में, टू पार्टीज होती है। एक तो होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, एंड दूसरा कौन सा होता है, इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, अब इंडेमनीफाई द पर्सन गिविंग प्रॉमिस टू कंपनसेट इज ठीक है ना। अब ये जो है ये प्रॉमिस दे रहा है ना कि भाई अगर तूने सी से पैसे लिए, मतलब सी ने तुझसे पैसे लिए और नहीं दे पाया तो मैं चुकाऊंगा। तो प्रॉमिस जो देता है, ठीक है,
प्रॉमिस टू कंपेंसेट जो करता है उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं, कंपेंसेट, ठीक है, उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं। और जिसको देता है, टू whom it is given, to whom it is given is indemnity holder, it is given is indemnity holder, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ, contains all elements of a lawful contract, of a lawful contract। अब lawful contracts क्या होते हैं, मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी। lawful contracts होते हैं हमारे पास जिसके अंदर दो पार्टी होती है। पहली बात तो टू पार्टीज, ऑफर दिया जाता है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, ठीक है, जिसके अंदर वैलिड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सब चीजें आती है। एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वैलिड कंसीडरेशन होता है, वैलिड कंसीडरेशन की बात होती है जिसके अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो ये थर्ड पार्टी है, अच्छा थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि इसके अंदर अ पार्टी प्रोमिसेस द अदर टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द सर्टेन लॉसेस। यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट him from certain losses, from certain losses, all right। अगला है हमारे पास कि ये जो इंडेमनिटी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिटन, ओरल और बाय कंडक्ट, और बाय कंडक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ यही आपको कि ये एक तरीके के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अगर हैपनिंग हुआ, अगर सी नहीं दे पाएगा तभी होगा ये चीज वैलिड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें इसके अंदर पढ़ लेना चाहिए एक बार कि क्या क्या राइट्स होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। इंडेमनिटी होल्डर के जिसको दिया गया है कि भाई अगर प्रॉमिस दिया गया है कि अगर जैसे बी की बात हो रही है यहाँ पे कि बी है इंडेमनिटी होल्डर यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर होते हैं? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी, हम बार बार भूल जाते हैं इसमें, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर, अब ठीक है, उसके बाद सबसे पहला क्या होगा कि फॉलोइंग अमाउंट्स, देखो द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है। कोई भी डैमेजेस जैसे हुआ उसको, तो वो सारे के सारे डैमेजेस के लिए कंपनसेशन उसको मिलेगा, ठीक है। फॉर ऑल डैमेजेस उसको मिलेगा कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन मिलेगा उसको, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर की, राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर, ठीक है, अब उसको क्या हक होगा यहाँ पे, उसके पास क्या क्या राइट्स है? व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर हैज बीन कंपेंसेटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही शैल, अब देखो, ही शैल हैव ऑल द राइट्स व्हिच वर पॉजेस्ड बाय द इंडेमनिटी होल्डर। जैसे ही वो, जैसे अगर यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि अगर सी उसको पैसा नहीं लौटा पाया तो वो उसको लौटाएगा, तो इसके पास पैसे लौटाने के बाद इन केस वो नहीं लौटा पाता है तो इसके सारे के सारे राइट्स इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर जैसे कि ही शैल बी लाइबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट, अगर इसको पता लगता है कि बी ने जो चीज दी है, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके अंदर डिफेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी दी है उसमें, तो ये जो है इसके पास राइट हो जाएगा टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडेमनिटी वाला टॉपिक। सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वो है कि ये सेक्शन 124 में आता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है हमारे पास, ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, is a contract to perform the promise or discharge the liability, or discharge the liability। ठीक है, कि ये डिस्चार्ज कर दिया जाएगा लाइबिलिटी से इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, ये चीज भी होनी चाहिए कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्टीज की बात कर लेते हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसको हम लोग, अच्छा उसको हम लोग, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसमें हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, कि तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स अगर हम पढ़े इसके, तो एसेंशियल एलिमेंट्स में हमें क्या पढ़ना होगा इसके अंदर? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, आप चिंता ही मत करो। मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अभी हमने जो पढ़ा इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है, मैं वो सब चीज लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पार्टीज होती है। सबसे पहला डिफरेंस ये, उसमें 2 पार्टीज थी, इसमें कितनी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज, 3 पार्टीज होती है। अब कौन कौन सी 3 पार्टीज होती हैं यहाँ पे हमारे पास? पहली होती है क्रेडिटर, ठीक है, जिसको लोन चुकाना है। दूसरा होता है जिसने लोन लिया था, डेटर। ठीक है, और तीसरा होता है श्योरिटी, जिसने अब श्योरिटी दी है। बात समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है कि ये क्या होता है? रिटन और ओरल हो सकता है। कौन सा? रिटन और ओरल हो सकता है। यहाँ पे कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन होता है। ठीक है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि डेटर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी तो वो कहां से आएगा? राइट, समझ में आ गया? ये मेन एसेंशियल एलिमेंट्स थे हमारे पास। एक मिनट, एक दो और बना लेती हूँ स्लाइड, क्योंकि तो खत्म होने वाला है। अब मेन आता है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहां बता दूंगी मैं आपको, एंड इंडेमनिटी यहां पे बता देते हैं। ठीक है, अब मेन डिफरेंस इसके देख लेते हैं। अगर आप गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी में अभी अभी हमने पढ़ा कि 3 पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज होती है, वेयर एज इन इसमें 2 पार्टीज होती है। ठीक है, नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्सेस के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन कौन सी होती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, एंटर्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर एंटर किया जाता है। ये जो है रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस के लिए, ऑफ लॉस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ना कि एक ही, यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर डेटर के बीच में, डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, और डेटर और श्योरिटी के बीच में जो होता है वो तो है ही। यहाँ पे ओनली 1 होता है, ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ये जो है कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग ओनली, तभी ये चीज लागू होगा, अगर हुआ ही नहीं लागू तो नहीं होगा। ये कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी क्या है? एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद गारंटी ऑफ लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। ठीक है, जो गारंटी दे रहा है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, अगर हमारा मेन ही डेटर नहीं चुका पाया तो ही ये जो हमारे पास है श्योरिटी, उसको पैसे चुकाने होंगे। लेकिन इस केस में ये प्राइमरी लायबिलिटी होती है कि भाई चुका देंगे तेरा लॉस जो भी होगा, प्राइमरी
लायबिलिटी। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, इसी के साथ ही आपका इंडेमनिटी और गारंटी खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर ही, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है बहुत ही छोटा सा एक हमारे पास पॉइंट है, वो भी अभी हम देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्चुअली क्या है हमारे पास। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पहले तो, बेलमेंट। जब हम बेलमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मेंशन जो है वो है सेक्शन 148 के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, अब बेलमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू another for some purpose upon a contract। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर एक और चीज है कि अपॉन द, जब ये पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब इसका जो पर्पस होता है अकम्प्लिश हो जाता है, अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो जो डिलीवरी या गुड्स की जो बात है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिस्पोज, ये रिटर्न हो जाएंगे ऑन द अकम्प्लिश, अगर अकम्प्लिश्ड हो चुके हैं तो वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसका एक इलिस्ट्रेशन देना चाहूँ तो इलिस्ट्रेशन से ही शुरू करते हैं इस चीज को। इलिस्ट्रेशन इसका ये है कि अगर सपोज कीजिए कि ए ने रेंट पे लिया है बी से, या रेंट अ व्हीकल ऑफ बी। ठीक है, कहाँ, कहीं जाने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही वो वापस आता है तो उसका काम है कि वो उसको बी को रिटर्न कर दे उसका व्हीकल। तो ये पूरा का पूरा बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत इजी सी चीज है ये तो। अब इसके बेसिक एलिमेंट्स देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर आप एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं तो इसमें सबसे पहला ये आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव की जा सकती है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे नहीं रखते हैं। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। भाई जो बी है उसको देना भी पड़ेगा एक, उसके बाद ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा ना, तो इसलिए डिलीवरी ऑफ। ठीक है, और ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसमें एक स्पेसिफिक पर्पस जुड़ा हुआ होता है, स्पेसिफिक पर्पस। और लास्ट है कंडीशन ऑफ रिटर्निंग बैक, कंडीशन ऑफ रिटर्निंग बैक। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई बहुत सारे टाइप ऑफ बेलमेंट होते हैं क्या, है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ये कौन सा टाइप ऑफ अ बेलमेंट है। जैसे कि अगर हम डिपॉजिट करते हैं पैसे, ठीक है, हम निकालने के लिए डिपॉजिट करते हैं ना, एक बार के लिए डिपॉजिट करते हैं कोई वैल्यूएबल आइटम, है ना, वही जमा नहीं करवा के आते हैं। ठीक है, बट डिपॉजिट कोई वैल्यूएबल गुड्स की बात कर रही हूँ मैं, पैसे जमा करने की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड है हायर। अगर कोई चीज रेंट पे हायर कर रही हो तो भी वो उसका ही एग्जाम्पल है। थर्ड आपके पास हो गया कैरियर हो गया, है ना, एक प्लेस से अदर अगर आप अपने कोई चीज कैरी करवा रहे हो तो वो एक तरीके का बेलमेंट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज है ऑफ बेलर एंड बेली, वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, दोनों ही एक साथ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। राइट्स
एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, चलो अब ये चीज समझ लेते हैं कि बेलर के पास क्या क्या होता है। राइट की बात हो रही है, उसका हक क्या क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज देखना, जो इसका राइट है वो उसकी ड्यूटी बन जाती है, जो उसका राइट है वो इसकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार में ही ये चीज समझाना चाहती हूँ। पहला, जो बेलर है उसको अपना जो जो भी सामान था उसको राइट रिसीव बैक करने का हक होता है कि भाई रिसीव बैक करोगे। ठीक है, बेलर को बेली को देना पड़ेगा। और अगर उसको बेली ने किसी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कंपेंसेशन देने का भी और रेंट भी देने का, जो भी उसका उसने कंसिडरेशन बोला था वो पेमेंट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अच्छा इसके पास एक रिजाइन करने का भी वो होता है राइट, कि अगर उसको लगता है कि तुम ढंग से नहीं रखोगे उसका कोई चीज, तो उसके पास राइट है टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, बस यही होते हैं। अच्छा, ड्यूटीज क्या क्या होते हैं बेलर के, अब उसकी भी कुछ ड्यूटी होती होंगी ना, तो ड्यूटीज में आप लिखेंगे कि भाई उसको सबसे पहली बात तो डिलीवर करनी है कोई चीज, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी डिफेक्ट्स है तो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे उसको, डिफेक्ट्स भी डिस्क्लोज डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी टू कंपनसेट। ड्यूटी टू कंपनसेट का मतलब क्या होता है कि अगर baler where the baler demands restoration of goods before the specified time, है ना, तो उसको कंपेंसेट देना पड़ेगा। अगर वो, अगर जैसे सपोज करो कि मैंने 3 दिन के लिए कोई व्हीकल लिया है, लेकिन जिससे लिया उसने एक दिन बाद ही बोला कि भाई मेरे को जरूरत है, जल्दी से देना पड़ेगा आपको वापस से, तो ये जो टाइम का गैप हुआ उसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ये कंपेंसेशन और ये कंपेंसेशन ध्यान से समझ लीजिएगा, तो ड्यूटी ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास राइट्स ऑफ बेली। अभी ये राइट्स ऑफ बेलर्स देख रहे थे हम लोग, ये सब बेलर्स के काम चल रहे थे। ठीक है, कि बेलर के पास जिसका वो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होते हैं। उल्टा चलेगा एकदम, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, जिसने रेंट पे सारी चीजें ली है, तो उसके पास राइट क्या होते हैं, टू यूज गुड्स, राइट, टू नो द डिफेक्ट्स, और जैसे कि ड्यूटी ऑफ कंपेंसेशन, तो यहाँ पे रिएम्बर्समेंट लिख देंगे, उसको रिएम्बर्समेंट, है ना, मिलने का हक है, रीइम्बर्समेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसके ड्यूटीज की बात करें तो रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी, उसको केयर रखने की उसकी ड्यूटी होती है, उसकी भी ड्यूटी है टू कंपनसेट अगर उससे एक्सीडेंट हो गया है कोई, है ना। दूसरा, रिटर्न ऑफ गुड्स, उसको रिटर्न देने का ड्यूटी है, रिटर्न ऑफ गुड्स। तो यस गाइस, ये था हमारे पास बेलमेंट, और बेलमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसका जो सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं प्लेज के ऊपर। प्लेज क्या होता है, प्लेज हेडिंग डालेंगे पहले, प्लेज। ठीक है, ये है हमारे पास सेक्शन 172 के अंदर। इसमें बोला जाता है कि सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेलमेंट की जाए, बेलमेंट हो रहा है इस केस के अंदर, लेकिन क्यों हो रहा है, एज अ सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, तो प्लेज इज सच अ बेलमेंट, मतलब ये एक तरीके का बेलमेंट ही होता है जिसके अंदर ऑफ गुड्स विच इज फॉर पेमेंट ऑफ डेट, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और फॉर द सिक्योरिटी। ठीक है, इसका एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन मतलब कि सपोज करो कि ए ने रिसीव ₹5,000 एज डेट फ्रॉम बी। ठीक है,
एंड प्लेजेस हिज गोल्ड चेन एज अ सिक्योरिटी टू बी। अब देखो उसने ये ले तो लिए, अब इसने क्या किया, प्लेज कर दिया, इसके पास रख दिया है अपनी गोल्ड चेन को कि भाई मैं वापस कर दूंगा जब तक ये चेन रखी हुई है तुम्हारे पास, इसको प्लेज बोलते हैं। आ गया समझ में। अब इसके भी कुछ एसेंशियल फीचर्स होते होंगे, एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला आप इसके अंदर पढ़ेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो भी प्लेज की जा रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज होती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन होनी चाहिए, वो ही नहीं होगा तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए, पहले से ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बिहाफ पे आप दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। प्लेज एंड बेलमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स की जाती है एज सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन यहां पर है फॉर सेफ कस्टडी या फिर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर पोजेशन ऑफ गुड्स, इट डज नॉट रिक्वायर दैट द पोजेशन ऑफ गुड्स बी डिलीवर्ड एज सून एज द डेट इज पेड, है ना। डज नॉट रिक्वायर दैट द possession of goods be delivered as soon as the debt is paid, जबकि ये चीज उसमें जरूरी होती है, ठीक है। इसके अंदर तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अराइज होता है व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अराइज ही तभी होता है, अराइज ओनली व्हेन the goods are delivered, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, डजंट रिक्वायर, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अच्छा इसके अंदर सॉरी इसमें डज रिक्वायर कंसिडरेशन है ना, इट डज रिक्वायर अ कंसिडरेशन, तो वही तो पे किया गया है ना, जबकि इसके अंदर डज नॉट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये जो अब प्लेज जो होते हैं वो दो लोगों के बीच में होते हैं, प्लेज उसको क्या बोलते हैं, उन पार्टीज को क्या बोला जाता है, ओनर एंड पोनी। जिसने अपने गुड्स को प्लेज किया है वो ओनर कहलाता है, ठीक है। ये पीछे बता देती हूँ वापस से आपको, यहाँ पर दो लोग होते हैं पार्टीज में, एक तो होता है ओनर, दूसरा होता है पोनी, ठीक है। जिसने प्लेज किया है उसको बोलते हैं ओनर और जिसको प्लेज किया है पोनी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हो गई हमारे पास कि पोनी के पास डज नॉट हैव राइट टू यूज, पोनी डज नॉट हैव राइट टू यूज द राइट टू यूज द गुड्स, ऑलराइट, जबकि इसके पास हैव राइट्स। इसके बगैर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अराइज ही नहीं होगा। सो ये थे आपके पास मेन डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। अब एक लास्ट चीज है हमारे पास जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी बहुत जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये भी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है इन विच
इन विच एक प्रिंसिपल जो है एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय मतलब हायर करता है अ पर्सन टू रिप्रेजेंट हिम, ठीक है, टू रिप्रेजेंट और ओके हिम इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ओके रिलेशन विथ थर्ड पार्टी, रिलेशन विथ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर्सनल कोई काम नहीं चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लीगल मैटर होते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक प्रोवर्ब बहुत फेमस होता है, ये आप लिख लीजिए, हो सकता है आ जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ही हु एक्ट्स थ्रू another, he who acts through another does by himself, ठीक है, जिसको अगर हम देखा जाए तो क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखना है इसको, ये आपके पास लाइन आ सकती है, क्विट फेसिट पर एलियम, ठीक है, ये एक तरीके से इंग्लिश के अंदर जो लॉज होते हैं, लॉ में पढ़ते हैं कि एक ये प्रोवर्ब बहुत फेमस है, ठीक है, ये आपको याद करना है। अब जो एजेंट है, ये हमारे पास सेक्शन एजेंट की बात कर रही हूँ 182 के अंदर गिवन है एजेंट के बारे में, ठीक है। तो एक एजेंट क्या होता है, जो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और उसको एक तरीके से एंटर करता है उसके बिहाफ पे इन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे फिर आपके पास, अगर हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख ले, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके पास, पहली चीज तो ये दो पार्टीज होती है, टू पार्टीज, ठीक है, एन एजेंट ऑब्टेन अथॉरिटी विद कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे कंसेंट होता है प्रिंसिपल का कि वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ सकता है, ठीक है, ये एक लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है, पर्सनल नहीं है, लीगल रिलेशनशिप है। और चाहे एजेंट उसके साथ कांटेक्ट करके आया है, लेकिन इसके ऊपर एक्सक्लूसिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल की ही होती है। किसकी होती है? एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसकी होती है इसके अंदर? वो प्रिंसिपल की ही होती है। बात समझ में आ गया? अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एजेंसी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ये दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नो कंसिडरेशन, ठीक है, इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे बता देना। ओके, तो ये अब देखो आपके पास अगर आप एक एजेंट बन जाते हो तो आपके पास क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हो सकती है। पहला राइट ये कि आप जितना भी अमाउंट है वो सब रिटेन कर सकते हो। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, आप फ्री में काम नहीं करोगे। राइट टू लीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कहीं से मैं अगर कहीं से रिप्रेजेंट करके आ रही हूँ, मुझे कोई फाइल पकड़ाई गई है कि ये आप आगे जाके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, तो जितनी देर के लिए मेरे पास है, मेरे पास वो रखने के हक है। राइट टू लीन, राइट टू इंडेमनीफाई, अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण कहीं फंस जाती हूँ तो मुझे वो प्रिंसिपल मतलब राइट टू इंडेमनीफाई है फॉर एनी लॉसेस, ठीक है। राइट टू कंपेंसेशन फॉर एनी इंजरी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। बात समझ में आ गई? अगर मेरे को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है तो मेरे पास राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट भी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द, हाँ ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। और ड्यूटीज क्या है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को भी देनी है और प्रिंसिपल को भी देनी है। बात समझ में आ गई?
तो यस गाइस, ये था हमारे पास टोटल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी डाउट है, इससे फास्ट रिवीजन नहीं हो सकती, तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। मैं और भी पॉइंट्स लेके आऊंगी। टिल देन गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।